Good afternoon, students. In the last class, we have seen functions of RBI. Let us know today what are the functions which RBI is prohibited. मतलब ये कर नहीं सकती. Being the central bank of the country, RBI क्या नहीं कर सकती, कौन से activities नहीं कर सकती, तो it cannot carry out business of its own. अपना खुद का कोई business अलग से business, trade, investment नहीं कर सकती. इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट भी नहीं कर सकती, बिल्डिंग या रियल एस्टेट भी नहीं खरीद सकती अपने लिए. अच्छा, हाउएवर इट कैन परचेज या कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग कई के लिए, बैंक ऑफिस खोलने के लिए या फिर एम्प्लॉयज के रेसिडेंस का रहने के लिए क्वार्टर्स बनाने के लिए कर सकती है. कुछ फंक्शंस जो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस है वो आरबीआई नहीं कर सकती है. क्यों नहीं कर सकती है? जैसे कि ये कंपटीशन हो जाएगा आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बीच में, इसीलिए जो फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं वो आरबीआई नहीं कर सकती. प्रोहिबिटरी फंक्शंस क्या है कि मेंबर बैंक्स के साथ वो कभी कॉम्पीट नहीं कर सकती, उनके साथ कंपटीशन नहीं लगा सकती. और बहुत से एसेट्स आरबीआई को लिक्विड कैश में रखना पड़ता, क्योंकि ऐसा कोई भी सिचुएशन इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो पैसा देने के लिए, कंट्री में इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए लिक्विड कैश रहना बहुत ज़रूरी है. किसको? आरबीआई को. आरबीआई कौन से फंक्शंस, कौन से बिजनेसेस नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी इंडस्ट्री को, ट्रेड को, बिजनेस को नहीं दे सकती. अच्छा, किसी के भी शेयर, अपने आरबीआई के शेयर्स आरबीआई खुद नहीं खरीद सकती, या किसी भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के शेयर्स या बैंकिंग बिजनेस के शेयर्स आरबीआई नहीं खरीद सकती, क्योंकि इन एंड आउट आरबीआई को मालूम रहता, तो वो उन कंपनीज के शेयर्स या बैंक्स के शेयर्स नहीं खरीद सकती. इट कैनॉट परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद के नहीं रख सकती, सिर्फ ऑफिसेस खोलने के लिए खरीद सकती है. फिर अपने ही डिपॉजिट्स पे आरबीआई खुद को इंटरेस्ट नहीं दे सकती. और लोन्स भी आरबीआई बाय कीपिंग सिक्योरिटी शेयर्स या फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखकर किसी को भी लोन्स नहीं दे सकती. और बिल्स जो भी पेएबल ऑन डिमांड होते हैं, तो पेएबल ऑन डिमांड वाले बिल्स ना तो ड्रॉ कर सकती है ना ही एक्सेप्ट कर सकती है. ये है, दीज आर द एक्टिविटीज विच द आरबीआई इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग. अभी हम देखेंगे मॉनिटरी पॉलिसी. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या मकसद से ये मॉनिटरी पॉलिसी बनाते और इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते. तो सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या कंट्रोल कर सकता है? बेनिफिट्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, या फिर इनकम कंट्रोल करने में, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने में, प्राइस कंट्रोल करने में. डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, मॉनिटरी पॉलिसी मदद करती है कंट्रोल करने में. इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, इन सब को कंट्रोल करने में, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, मॉनिटरी पॉलिसी मदद करती है. तो मॉनिटरी पॉलिसी का इधर सबसे पहले मनी कंट्रोल को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये है. तो इकोनॉमी में कितना पैसा जाना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी बनती है. तो क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल, इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा अवेलेबल है, उसी आधार से डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है. अभी मॉनिटरी पॉलिसी
या तो इशू जो होती है वो या तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए बनाते हैं। तो जिससे अगर समझो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी इशू नहीं करती तो क्या होता, अनरेगुलेटेड मनी सप्लाई हो जाता जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमी क्या हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टॉर्ट हो जाता, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है अगर मनी सप्लाई को हम रेगुलेट नहीं करें तो। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है मॉनिटरी पॉलिसी का। तो मॉनिटरी पॉलिसी एक सेंट्रल बैंक के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, और क्या के लिए है ये इंस्ट्रूमेंट दैट रेगुलेट्स, क्या रेगुलेट करती, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो मॉनिटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है किसके हाथ में, सेंट्रल बैंक के हाथ में। क्या रेगुलेट करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, मनी एंड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ मनी एंड फाइनेंस एंड यूज ऑफ मनी एंड फाइनेंस, तीनों को रेगुलेट करती है मॉनिटरी पॉलिसी। और इसका एम क्या है, अचीव क्या करना है, मॉनिटरी पॉलिसी को अचीव करना है ऑप्टिमम और द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, बेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड बेस्ट प्राइस स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इक्विलिब्रियम में रहे, और कोई भी अदर गोल्स ऑफ द स्टेट है तो वो भी अचीव करने में मॉनिटरी पॉलिसी मददगार है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। अब आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी को कंट्रोल करना। तो कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करे तो क्या होता, इन्फ्लेशन तो भी होता, डिफ्लेशन तो भी होता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का ये मेन फंक्शन है कि कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट कंट्रोल पावर को कंट्रोल करना। कैसे करेगा, अब ये क्रेडिट कंट्रोल पावर से कमर्शियल बैंक्स का है, ये किस पर आधारित है, कमर्शियल बैंक के पास कैश रिसोर्स या कैश बैलेंसेस कितना है। जितना कैश बैलेंसेस ज्यादा है या रिसोर्सेस ज्यादा है उतना ज्यादा क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कितना कम है उतना कम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो कैश रिसोर्सेस कैसे बढ़ते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, तो एक तो है बाय राइज इन द डिपॉजिट्स। अगर डिपॉजिट रिसोर्स बढ़ गया कमर्शियल बैंक्स के पास तो कैश रिसोर्स बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आरबीआई ज्यादा बोरो करने देती है उनको कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से, तो भी कमर्शियल बैंक्स के पास कैश रिसोर्स बढ़ जाएगा। या फिर कमर्शियल बैंक्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं तो भी उनके पास कैश बैलेंस बढ़ता है। These are the three ways in which cash balance बढ़ेगा। कैश बैलेंस बढ़ा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो एक्चुअल रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई मीन्स रेगुलेशन ऑफ क्वांटम ऑफ रिसोर्सेस रिजर्व। मतलब क्या, क्रेडिट कंट्रोल को, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना या रेगुलेट करने का मतलब है कमर्शियल बैंक्स के पास कैश बैलेंस को रेगुलेट करना। अब इफ आरबीआई वांट्स टू एक्सपैंड द क्रेडिट तो क्या करेगी, वो डिपॉजिट्स को बढ़ाएगी। क्रेडिट को बढ़ाना इकोनॉमी तो कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स बढ़ना चाहिए, और अगर क्रेडिट को कम करना है तो कमर्शियल बैंक्स के पास के डिपॉजिट्स कम कर देना चाहिए, तो क्रेडिट कंट्रोल में आता है। अब हम देखेंगे मॉनिटरी पॉलिसी का दो ऑब्जेक्टिव्स है, ट्विंस जैसे जो जुड़वे होते हैं, तो दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। एक, एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विथ अ व्यू टू रेज नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम बढ़ाना तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को एक्सेलरेट करना, जल्दी जल्दी बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। सेकेंड, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, मतलब इन्फ्लेशन बार बार इकोनॉमी में बढ़ता रहा, प्राइसेस बढ़ते रहे तो वो भी अच्छा नहीं, तो उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और रिड्यूस करना, ये भी मकसद है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस करना इन द इकोनॉमी, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। एक तो ग्रोथ से नेशनल इनकम बढ़ेगा, दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करना, कंट्रोल करना। अच्छा, लास्टली हम कंक्लूजन देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ आइदर मनी सप्लाई और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल्ड एक्सपेंशन भी नाम दे सकते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या देंगे? द पॉलिसी एम्स एट एडिक्वेटली फाइनेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस अचीव क्या करना है? एडिक्वेटली फाइनेंस करो, किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को, थ्रू मनी एंड क्रेडिट, ताकि एंड एट द सेम टाइम एंश्योरिंग रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री, मतलब प्राइस भी ज्यादा ना बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा हो और फाइनेंस भी fully available ho for doing the economic activity. So with this we are completing monetary policy. Monetary policy committee. This also can be a short answer question. So monetary policy committee in India, it was set up by RBI and the responsibility is to take the important decision regarding the benchmark interest rate, मतलब रिपो रेट कितना होना चाहिए। रिपो रेट का मतलब है क्या इंटरेस्ट रेट से कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते, वो इंटरेस्ट रेट ही आधार बन जाता इन्फ्लेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट है, तो ये इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड करना पड़ता। तो ये कमिटी बनाई गई के लिए इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए, या फिर ये इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए कि ये सही है या नहीं। इसके आधार से ही इन्फ्लेशन या तो कंट्रोल होता या नहीं होता, ये डिसाइड होता। ये कमिटी के ऊपर आरबीआई ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो कमिटी कब बनी? 2016 में बनी। तो काय के लिए? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाते तो उसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेने के लिए ये कमिटी बनाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी लेने के लिए ये कमिटी बनाई गई। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से पहले 2016 में तो ये आई, लेकिन उसके पहले क्या था? टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी था। टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी में सिर्फ एडवाइस देते थे कि आरबीआई को ऐसा करना है, नहीं करना है, पावर्स नहीं थे। तो आरबीआई के गवर्नर को वीटो पावर दिए थे। वीटो पावर का मतलब है एक आदमी डिसीजन को बदल सकता है, मेजॉरिटी की बात नहीं, एक को पावर है ऐसा, गवर्नर को ऐसा पावर था। किसमें? टेक्निकल एडवाइजर कमिटी में था। लेकिन जब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनी तो ये वीटो पावर गवर्नर से ले लिए। तो गवर्नर को अब क्या है? सिर्फ वोट कास्टिंग है। तो मेजॉरिटी बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता था कमिटी में। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 4 अक्टूबर 2016 में पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग हुई। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग साल में कितने बार होना? 4 बार होना जरूरी है। उसके बाद
और हर मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन होता उसको पब्लिश करना भी जरूरी है। अच्छा, ये कमिटी कितने मेंबर्स होंगे? इसमें 6 मेंबर्स होंगे। 6 मेंबर्स में से 3 ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ आरबीआई होंगे। उसमें एक चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ आरबीआई है, तो गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर। तो चेयरमैन एक बनेगा, डेप्यूटी गवर्नर एक और एक मेंबर ऑफ आरबीआई। ये 3 कौन है? ऑफिशियल मेंबर्स। इसके अलावा और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। किसके रिकमेंडेशन पे? सर्च कम सिलेक्शन कमिटी को जो हेड करता कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने रिकमेंड कर सकता कि और 3 मेंबर्स कौन हो सकते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के। अब जो ऑफिशियल मेंबर्स है वो तो परमानेंट रहेंगे, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती, तो उनका पीरियड ऑफ कमिटी में रहने का पीरियड ड्यूरेशन कितना है? 4 साल। अच्छा, मेन फंक्शन ऑफ एमपीसी दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का क्या है कि डिटरमिनिंग द पॉलिसी रेट, कैसा पॉलिसी रेट को डिटरमिन करे ताकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट आरबीआई सेट करे कि हम इतना इन्फ्लेशन रखेंगे कंट्री में, वो अचीव कर सके। तो वो जो पॉलिसी रेट या फिर बोलो इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट को कितना रखना चाहिए, ये डिसीजन एमपीसी को लेना है ताकि टारगेटेड इन्फ्लेशन का जो गोल है आरबीआई का वो अचीव हो सके, वो जिम्मेदारी उसको मिली है। तो यहाँ पर समझो कोई बात में डिसीजन हुआ कि ये रेपो रेट इतना रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो ये 6 मेंबर्स भी अपनी